मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप के सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई टाइम से कर रहे होंगे। चलिए जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन की थी सेज के सेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन 3 बात कर रहा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेज, कि कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो सेज एरिया एस्टेब्लिश कर सकते हैं। साथ ही साथ सेक्शन 3 में हमने उसकी प्रोसेस भी डिस्कस की थी कि हमको एप्लीकेशन कहाँ फाइल करनी पड़ती है सबसे पहले, फिर एप्लीकेशन कहाँ जाती है, और एट लास्ट लेटर ऑफ अप्रूवल हमको कौन इशू करता है, उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। आज हम चलते हैं सेक्शन नंबर 4 पे। सेक्शन 4 बात कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट, अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन टू ऑपरेट सेज। Section 4 of the SEZ Act requires the developer to submit, after the grant of letter of approval, the exact particulars of the identified area to the central government. Section 4 बात कर रहा है कि Section 4 के अंदर डेवलपर को, जब डेवलपर के पास क्या आ जाएगा सर, लेटर ऑफ अप्रूवल आ जाएगा, और ये कहां से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। ये कह रहा है कि जैसे ही डेवलपर के पास लेटर ऑफ अप्रूवल आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके बाद डेवलपर को एक काम और करना है। उसको जिस एरिया को वो सेज डिक्लेयर करवा चुका है, एस्टेब्लिश करवा चुका है, उस एरिया की एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है, वो एरिया कहाँ पे सिचुएटेड है, उसका प्रॉपर एड्रेस क्या है, वो सब एग्जैक्ट डिटेल्स आपको सबमिट करनी है। किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आइडेंटिफाइड एरिया का मतलब क्या हुआ, वो एरिया जिसको आप सेज एस्टेब्लिश करना चाह रहे हो। विच आफ्टर satisfying that the specified requirements are fulfilled, notify the specifically identified area in the state as says। और कह रहे जैसे ही आप अथॉरिटी के पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अपने उस आइडेंटिफाइड एरिया की एग्जैक्ट पर्टिकुलर्स, लोकेशन का एड्रेस, एग्जैक्ट मेजरमेंट सबमिट कर दोगे, ठीक है, लेटर ऑफ अप्रूवल पहले आ गया, और बाद में आप अपने उस आइडेंटिफाइड एरिया का एग्जैक्ट मेजरमेंट, एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट आप सीजी के पास सबमिट करोगे, उसके बाद सीजी उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, सब कुछ ओके रहा तो सीजी आपके एरिया को एस इज एड डिक्लेयर कर देगा। पहले तो अप्रूवल आ गई थी कि ठीक है आपके एरिया को हम एस इज एड डिक्लेयर कर देंगे या करते हैं, पर अपने एरिया की एग्जैक्ट मेजरमेंट प्लस ऑफिशियली एड्रेस का रिकॉर्ड फाइल करने के बाद आपका एरिया ऑफिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू क्या बन जाएगा सर, सेज बन जाएगा। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू नोटिफाई एनी एडिशनल एरिया एज अ पार्ट ऑफ सेज। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी सेज एरिया के जो साथ में आसपास में अगल बगल में जो एरिया है उसको भी सेज डिक्लेयर कर सकता है। दिस सेक्शन एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑथोराइज द डेवलपर टू अंडरटेक सच ऑपरेशंस इन सेज एट मे बी प्रिस्क्राइब। तो कह रहे जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी एरिया को, किसी आइडेंटिफाइड एरिया को सेज डिक्लेयर कर दिया, तो उस एरिया में, उस सेज एरिया में क्या कुछ ऑपरेशंस हो सकते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज नहीं हो सकती, इसके बारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। आगे लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर नोटिफाइंग सेज। अब सेक्शन 5 है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल इजी सेक्शन है। इस सेक्शन में कुछ भी मुश्किल वाली बात नहीं है। इस सेक्शन में लिखा क्या हुआ है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एरिया को सेज नोटिफाई करती है तो वो किन फैक्टर्स पे फोकस करती है, मतलब कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एरिया को सेज एरिया नोटिफाई करती है, उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सेक्शन जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परफेक्ट क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 बोल रहा है कि गवर्नमेंट कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर करती है, क्या करने के लिए, किसी भी एरिया को सेज डिक्लेयर करने के लिए, नोटिफाई करने के लिए, उन फैक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है। फर्स्ट फैक्टर दिया हुआ है जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। गवर्नमेंट देखेगी कि जिस पर्सन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई किया है किसी भी आइडेंटिफाइड एरिया को सेज एस्टेब्लिश करने के लिए, क्या उस एरिया को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेज
डिक्लेयर करती है तो क्या उस एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी करना पॉसिबल है या नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है सर, ऐसी एक्टिविटी जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, उस एक्टिविटी को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो हम हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद की हैप्पीनेस के लिए, ठीक है, वेलफेयर के तौर पे, चैरिटी के तौर पे, डोनेशन के तौर पे करते हैं, जिसमें हम बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते सामने वाली पार्टी से, उसे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमको यहाँ पे वर्ड कौन सा दिया हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्ड दिया हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पॉइंट को कंसीडर करेगी कि जिस एरिया को मुझे सेज डिक्लेयर करना है, क्या उस एरिया को सेज डिक्लेयर करने के बाद वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी ऑन करना पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री हो सकती है उस एरिया को सेज एस्टेब्लिश करने के लिए। सेकंड पॉइंट क्या हुआ है, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉइंट पे और ध्यान देगी कि जिस एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट सेज एस्टेब्लिश करना चाहती है, क्या अगर उस एरिया को सेज एस्टेब्लिश किया गया तो हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट दे रखा है प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेस। अगर हम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि अगर हम किसी एरिया को सेज डिक्लेयर करते हैं, नोटिफाई करते हैं, तो क्या उस एरिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ने के चांस है या नहीं है। कौन से इन्वेस्टमेंट, हमारी कंट्री से भी इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कंट्री से भी इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर गवर्नमेंट किसी भी एरिया को सेज नोटिफाई करती है तो क्या वहां पे लोग काम करने को तैयार है या नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार है या नहीं है, प्लांट इंस्टॉल करने के लिए तैयार है या नहीं है। मतलब लोग वहां पे बेसिकली बिजनेस करने के लिए रेडी है या नहीं है। कौन कौन से लोग, इंडियंस भी और फॉरेनर्स भी। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या किसी एरिया को सेज एस्टेब्लिश करने से उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी या नहीं होगी। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा, अगर किसी एरिया को सेज नोटिफाई किया जाता है तो क्या उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का बढ़ावा, डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मतलब जैसे कि मान लो इंश्योरेंस हुआ, बैंकिंग हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, कम्युनिकेशन करने के लिए नेटवर्क्स वगैरह हुए, वो सब इसमें कवर होंगे। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब भी इसमें आएगा। ठीक है, तो क्या इन सब का डेवलपमेंट, इन सब में बढ़ावा होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एरिया को सेज एस्टेब्लिश करती है, नोटिफाई करती है, तो क्या उससे हमारी कंट्री की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट इज सिक्योरिटी, मेंटेन रहेगी या नहीं रहेगी। कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एरिया को सेज एस्टेब्लिश कर दे और वहां पे आके फॉरेनर्स भी काम कर रहे हैं और काम करने के साथ साथ इंडिया की जो इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको भी लीक आउट कर रहे हैं किसी और कंट्रीज के अंदर, तो कहीं ना कहीं सेज एरिया के थ्रू हमारे कंट्री की कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म हो रही है। तो फिर ऐसे एरिया को सेज एस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा। अगर हमारे कंट्री की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है, हमारी कंट्री की सम्मान, हमारी कंट्री का जो सम्मान है, रिस्पेक्ट है, अगर वो मेंटेन रहता है किसी भी एरिया को सेज एस्टेब्लिश करने से, तो फिर डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात पे ध्यान देगी कि हम किसी एरिया को सेज एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो ये 6 फैक्टर दे रखे हैं, ये 6 पॉइंट्स दे रखे हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एरिया को सेज नोटिफाई करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था हमारे लिए। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन नंबर 6 दिया हुआ है प्रोसेसिंग एंड नॉन प्रोसेसिंग एरिया। सेक्शन 6 बात कर रहे हैं सर किसकी, प्रोसेसिंग एरिया की और नॉन प्रोसेसिंग एरिया की। मतलब सेज एरिया में, पूरे ओवरऑल सेज एरिया के अंदर प्रोसेसिंग एरिया कौन सा होगा और नॉन प्रोसेसिंग एरिया कौन सा होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एरिया को जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर फॉल कर रहा है, किसी भी एरिया को जो कहां फॉल कर रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर फॉल कर रहा है, उस एरिया को प्रोसेसिंग एरिया बना सकती है या फिर नॉन प्रोसेसिंग एरिया बना सकती है। कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो प्रोसेसिंग और नॉन प्रोसेसिंग एरिया होंगे वो सेज एरिया में से ही होंगे, सेज के बाहर से नहीं होंगे।
ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। अब प्रोसेसिंग एरिया कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिफाइन किया हुआ है, उनको छोड़ करके जो भी एरिया बचेंगे वो सारे क्या माने जाएंगे सर, नॉन प्रोसेसिंग एरिया माने जाएंगे। प्रोसेसिंग एरिया में कौन कौन से एरिया आएंगे, देखो पॉइंट ए में लिखा हुआ है, द प्रोसेसिंग एरिया फॉर सेटिंग अप यूनिट्स फॉर एक्टिविटीज बीइंग द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ये कह रहा है सेज एरिया में वो एरिया जहां पे यूनिट्स सेटअप की जा रही है। यूनिट्स का मतलब क्या हुआ, फैक्ट्री, प्लांट, ठीक है, वो सब सेटअप किया जा रहा है। क्यों, या तो गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए या सर्विस देने के लिए। सेज एरिया में पूरे ओवरऑल सेज एरिया के अंदर जहां जहां पे यूनिट्स मतलब फैक्ट्रीज बनी हुई है उस एरिया को हम क्या बोलेंगे सर, उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग एरिया। सेकंड दिया हुआ है, सेज एरिया में जितने भी वेयर हाउस होंगे, ठीक है, जितने भी वेयर हाउस होंगे वो भी किस में कवर होंगे, प्रोसेसिंग एरिया में कवर होंगे। तो सेज एरिया में नॉन प्रोसेसिंग एरिया कौन से होंगे, वो एरिया जहां पे ना तो कोई यूनिट सेटअप है और ना ही कोई वेयर हाउस है। उस एरिया को हम क्या डिनोट करेंगे सर, उस एरिया को हम नॉन प्रोसेसिंग एरिया डिनोट करते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं सेक्शन 6 क्या बोल रहे हैं। सेक्शन 6 बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के एरिया में से किसी भी एरिया को प्रोसेसिंग एरिया और किसी भी एरिया को नॉन प्रोसेसिंग एरिया डिक्लेयर कर सकती है। अब नॉन प्रोसेसिंग एरिया कौन से होते हैं वो हमें नहीं पता, पर प्रोसेसिंग एरिया कौन से होते हैं वो हमें पता है। तो प्रोसेसिंग एरिया को छोड़ देंगे, बाहर कर देंगे, तो कौन से एरिया बचेंगे सर, नॉन प्रोसेसिंग एरिया बच जाएंगे। तो हम देख लेते हैं प्रोसेसिंग एरिया कौन सा होता है। ए और बी में लिखा हुआ है कि प्रोसेसिंग एरिया कौन से होंगे। ए पॉइंट बात कर रहा है कि प्रोसेसिंग एरिया वो एरिया है जहां पे यूनिट्स एस्टेब्लिश की हुई है, फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की हुई है, इंडस्ट्री सेटअप की हुई है, प्लांट सेटअप किया हुआ है। क्यों, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, या फिर कोई इंडस्ट्री, कोई बिल्डिंग, कोई यूनिट सेटअप कर रखी है, क्यों, सर्विसेज देने के लिए। तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग एरिया बोलेंगे। पॉइंट बी में लिखा हुआ है कोई भी ऐसा एरिया जहां पे वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, वेयर हाउस डेवलप किए गए हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एरिया भी किस में आएगा सर, वो एरिया भी प्रोसेसिंग एरिया में आएगा। इन दोनों एरिया को छोड़ दो, पॉइंट सी में क्या लिखा हुआ है, ए और बी को छोड़ के जितना भी एरिया बचेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर उस एरिया को हम क्या बोलेंगे सर, नॉन प्रोसेसिंग एरिया बोलते हैं। ये लिखा हुआ है सेक्शन 6 के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ सेक्शन नंबर 7। सेक्शन 7 बात करता है एग्जम्पशंस फ्रॉम टैक्सेस, ड्यूटीज और सेस। जब हमने सेस की इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ी थी, फर्स्ट क्लास पढ़ी थी, तब आपको मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था कि जो लोग सेस एरिया में काम करते हैं उनको काफी सारे फायदे मिलते हैं। टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बेनिफिट मिलते हैं, सब्सिडी बेनिफिट मिल सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ शेयर गवर्नमेंट लगा सकती है आपकी तरफ से। तो इस तरह के मॉनिटरी बेनिफिट मिलते हैं सेल्स एरिया में काम करने के लिए, और ऐसे मॉनिटरी बेनिफिट देने जरूरी भी है, वरना कोई भी लोग क्या होंगे, बैकवर्ड एरिया में सेल्स एरिया में काम नहीं करेंगे। तो उन बेनिफिट्स के लालच में गवर्नमेंट पब्लिक को वो बेनिफिट देने के लालच देती है, जिस वजह से लोग सेल्स एरिया में काम करने को तैयार होते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सेक्शन 7 में लिखा हुआ है, सेक्शन 7 एग्जम्प्ट्स ऑल गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ और इंपोर्टेड इनटू और प्रोक्योर्ड फ्रॉम, प्रोक्योर्ड मतलब परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया बाय अ यूनिट और डेवलपर इन a सेज एरिया फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज और सेस under all enactments specified in the first schedule. The enactments specified in the first schedule relate to levy and payment of cess. अब देखो, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सेक्शन 7 क्या बोल रहा है। सर हमको पढ़ना है सेक्शन 7 ऑफ सेज एक्ट 2005। सेक्शन 7 किसकी बात कर रहा है, सेक्शन 7 बात कर रहा है एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटी
और सेस। अब ये क्या बोल रहे हैं, मान लो कि ये एक सेज एरिया है। ये क्या है सर, ये पूरा का पूरा सेज एरिया है। इस एरिया में यहाँ पे एक ये यूनिट है, यूनिट 1, ठीक है। एक ये यूनिट है, ये कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, सेज एरिया में एस्टेब्लिश्ड है। अब कह रहे हैं कोई भी ऐसी यूनिट या कोई भी ऐसा डेवलपर जो सेज एरिया से बाहर कुछ एक्सपोर्ट करेगा। यूनिट ने क्या किया, एक ऐसी यूनिट जो कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है सर, सेज एरिया में एस्टेब्लिश्ड है, वहां से कुछ एक्सपोर्ट किया गया, ठीक है। मान लो कि अमेरिका में एक्सपोर्ट किया गया, तो ये यूनिट जो है इसको कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी सेस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात कर रहे हैं, इस यूनिट में कुछ इंपोर्ट किया गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेज एक्ट में, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जापान से हमने कुछ इंपोर्ट किया, कोई टेक्नोलॉजी हमने जापान से इंपोर्ट की, कहाँ पे, उस यूनिट में जो कहाँ पे काम कर रही है सर, सेज एरिया में काम कर रही है। तो अभी क्या हो, आप एग्जम्प्ट हो, एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ड्यूटी एंड सेस। यहां पर भी क्या लिखा हुआ था, एग्जम्प्ट फ्रॉम, टी का मतलब टैक्स, डी का मतलब ड्यूटी एंड सी का मतलब सेस। ये दो बात कर रहे हैं। उसके अलावा एक बात और लिखी हुई है, प्रोक्योरमेंट। मतलब परचेज करना। कहां से परचेज करना, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। कोई डीटीए एरिया है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है, वहां से एक यूनिट कुछ परचेज कर रही है। कौन सी यूनिट, वो यूनिट जो कहां पे एस्टेब्लिश्ड है सर, सेज एरिया में एस्टेब्लिश्ड है। मतलब सेज एरिया में एक यूनिट एस्टेब्लिश्ड है जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से कुछ परचेज कर रही है, रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, या कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी चीज परचेज कर रही है, तब भी आप क्या हो सर, एग्जम्प्ट हो। इससे टैक्स पे करने से एग्जम्प्ट हो आप। क्या पे करने से सर, टैक्स पे नहीं करना, ड्यूटी पे नहीं करनी और सेस पे नहीं करना। तो एग्जम्प्ट कौन है, ये यूनिट एग्जम्प्ट है। जो यूनिट एक्सपोर्ट कर रही है, या जो यूनिट इंपोर्ट कर रही है, या जो यूनिट डीटीए एरिया से कुछ परचेज कर रही है, तो ये यूनिट जो सेज एरिया में काम कर रही है उसको ड्यूटी, टैक्स एंड सेस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बोल रहे हैं हमारा सेक्शन 7, ठीक है। अब एक बात और आती है कि कौन कौन सी ड्यूटी, कौन कौन से टैक्स और कौन कौन से सेस पे नहीं करने। ये कह रहे हैं ऐसी ड्यूटी, ऐसे टैक्स और ऐसे सेस जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के शेड्यूल 1 फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जितने भी ड्यूटीज डिफाइन की हुई है, जितने भी टैक्सेस डिफाइन किए हैं, जितने भी सेस डिफाइन किए हैं, वो आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी ऐसी ड्यूटी, कोई भी ऐसा टैक्स, कोई भी ऐसा सेस जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर फॉल नहीं कर रहा, वो ड्यूटी, वो टैक्स, वो सेस आपको पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट शेड्यूल में फॉल होने वाली ड्यूटी, टैक्स और सेस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको, उस यूनिट को जो सेज एरिया में ऑपरेट कर रही है। ये लिखा हुआ है कंप्लीटली सेक्शन नंबर 7 में। चलिए जी, अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 8 के ऊपर। सेक्शन 8 बात कर रहे हैं कंस्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल। सर बोर्ड ऑफ अप्रूवल के बारे में हमने सेक्शन 3 में काफी बार पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या होता है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल एक ऐसी अथॉरिटी है जो किसी भी पर्सन को, अगर कोई पर्सन
किसी सेज एरिया को एस्टेब्लिश करना चाहता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट एज अ एप्लीकेंट अप्लाई कर रही है सेज एस्टेब्लिश करने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट एप्लीकेशन कहाँ फाइल करती है सर? बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास फाइल करती है। वहां से एप्लीकेशन पास होगी, फिर कहाँ जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, कोई पर्सन अगर किसी एरिया को सेज एस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसके पास दो रूट थे अप्रूवल लेने के। या तो पहले वो स्टेट गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन फाइल करे, फिर स्टेट गवर्नमेंट एप्लीकेशन अप्रूव करेगी, वो एप्लीकेशन कहाँ जाएगी? बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास जाएगी। फिर बोर्ड ऑफ अप्रूवल उस एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा, फिर वह एप्लीकेशन कहाँ जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। ठीक है। उसके अलावा एनी पर्सन के पास एक रास्ता और था, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाए बिना पहले हम कहाँ चले जाते हैं? डायरेक्टली हम पहले बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास जा सकते हैं। बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास एप्लीकेशन फाइल करेंगे। जैसे ही बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, अप्रूव कर दी, फिर हम स्टेट गवर्नमेंट से भी कंसल्ट करते हैं। फिर वह एप्लीकेशन कहाँ जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल जो है वो कहीं ना कहीं एक मीडिएटर बन गया, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। अगर बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक आपकी एप्लीकेशन कभी भी नहीं पहुंचेगी। बोर्ड ऑफ अप्रूवल की अप्रूवल जरूरी है, परमिशन जरूरी है। अगर बोर्ड ऑफ अप्रूवल की हाँ मिल गई है तभी आपकी एप्लीकेशन आगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। और एट लास्ट लेटर ऑफ अप्रूवल तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आना होता है, ठीक है, कि हमारा एरिया सेज डिक्लेयर होगा या नहीं होगा। तो हमें पढ़ना है कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल कंस्टिट्यूट कौन करता है, बनाता कौन है। सेक्शन 8 में लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ही वो करता धरता है जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल कंस्टिट्यूट करेगा। और बोर्ड ऑफ अप्रूवल कंस्टिट्यूट कब तक हो जाना चाहिए? जिस दिन ये एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल हुआ, जिस दिन ये एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल हुआ, एक्ट एप्लीकेबल होने के 15 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ अप्रूवल बन गया होगा। क्योंकि एक्ट कब आया है सर? 2005 में आया। आज हम 2020 की बात कर रहे हैं, 15 साल पुराना एक्ट है। तो डेफिनेटली सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल 15 दिन के अंदर बन गया होगा। कब? जब एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था उस टाइम पे। दिस सेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स, अब कह रहे हैं कि सेक्शन 8 में कुछ और बातें भी लिखी हुई है। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, कि बोर्ड में कौन कौन लोग काम करेंगे, कोई चेयरमैन होगा या नहीं होगा, कितने मेंबर काम करेंगे इसके अंदर, उनकी बात भी करता है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर, जो मेंबर इस बोर्ड ऑफ अप्रूवल में अपॉइंट किए जाएंगे वो कितने साल तक काम करेंगे। को ऑप्शन ऑफ सर्टेन पर्संस एज अ मेंबर ऑफ बोर्ड, कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो मेंबर बन सकते हैं बोर्ड के। मीटिंग कितनी करनी पड़ती है बोर्ड को, मीटिंग का कोरम क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बातें भी सेक्शन 8 में लिखी हुई है, पर हमारे सिलेबस में नहीं है इतना डीप में सेक्शन 8 के बारे में। तो हमको बस इतना ही पढ़ना है कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल कौन बनाता है और ये कब बनाया गया होगा। बनाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कब बन गया होगा? एक्ट कमेंस होने के 15 दिन के अंदर अंदर बन गया होगा। क्या? बोर्ड ऑफ अप्रूवल। यहाँ पे हमारा सेक्शन 8 पूरा होता है। नेक्स्ट आ जाओ सेक्शन नंबर 9 के ऊपर। सेक्शन 9 बात करता है ड्यूटीज, पावर एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल। सेक्शन 9 बात कर रहा है ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल। जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल सेक्शन 8 में कंस्टिट्यूट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस बोर्ड की क्या कुछ ड्यूटीज होंगी। अब बोर्ड बनाया है, मेंबर अपॉइंट किए हैं, सैलरी लेंगे मंथली, तो कुछ काम भी तो करेंगे ना, तो उनकी ड्यूटीज क्या बनती है वो डिफाइन किया हुआ है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल के जो मेंबर्स हैं उनके पास क्या कुछ पावर्स हैं वो डिफाइन कर रखे हैं। बोर्ड क्या कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेगा ये सेक्शन 9 में डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन 9 कास्ट अपॉन द बोर्ड द ड्यूटी टू प्रमोट एंड ऑर्डरली and ensure orderly development of CES. The power and functions of board inter alia includes. अब देखो ड्यूटी क्या बनती है बोर्ड की? प्रमोट करने की। क्या प्रमोट करने की? कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा क्या हो? सेज एरिया हो। जितने ज्यादा सेज एरिया इंडिया में होंगे उतने ही बैकवर्ड एरिया इंडिया में कम होते जाएंगे। क्योंकि सेज एरिया कहाँ पे जनरली एस्टेब्लिश करते हैं? बैकवर्ड एरिया में, ठीक है। जितने ज्यादा सेज एरिया बनेंगे, लोग बैकवर्ड एरिया में काम करेंगे, उतनी गरीबी, उतनी अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। तो कहीं ना कहीं बैकवर्ड एरिया धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे इंडिया में। तो ड्यूटी क्या बनती है बोर्ड की?
बोर्ड की ड्यूटी बनती है प्रमोट करना और डेवलप करना ज्यादा से ज्यादा, क्या, सेज एरिया, कहाँ पे, इंडिया में। पावर्स और फंक्शंस क्या बनते हैं वो अलग से डिफाइन किए हुए हैं कि बोर्ड के पावर क्या है, बोर्ड के पास पावर क्या क्या है और बोर्ड के फंक्शन क्या क्या है। देखिए, फर्स्ट दिया हुआ है ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल और रिजेक्टिंग प्रपोजल और मॉडिफाइंग प्रपोजल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेज। अब किसी पर्सन ने, किसी एप्लीकेंट ने क्या किया, बोर्ड के पास अप्लाई किया, किस चीज के लिए, कि हमारे आइडेंटिफाइड एरिया को आप क्या कर दो, सेज एस्टेब्लिश कर दो। तो बोर्ड परमिशन देता है। जब तक बोर्ड आपको अप्रूवल नहीं देगा, क्या आपकी एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी? सर नहीं जाएगी। ठीक है, तो बोर्ड ऐसा मीडिएटर है जिसकी अप्रूवल लेनी जरूरी है। बिना बोर्ड की अप्रूवल के आप डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते। तो ये बोल रहा है कि जो बोर्ड है वो हमारी एप्लीकेशन को अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या फिर हमारी एप्लीकेशन को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए भी बोल सकता है। कौन सी एप्लीकेशन? वो एप्लीकेशन जो हमने बोर्ड के पास फाइल की है, जिसके थ्रू हम किसी एरिया को सेज एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। बी पॉइंट में लिखा हुआ है ग्रांटिंग अप्रूवल ऑफ ऑथराइज्ड ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट इन द सेज एरिया बाय डेवलपर। डेवलपर सेज एरिया में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है, इसकी अप्रूवल भी लेनी पड़ती है आपको। इससे, बोर्ड से। उसके बाद अप्रूवल लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। पहले बोर्ड से अप्रूवल लेते हैं, तो बोर्ड आपको अप्रूवल देता है किस चीज की, कि आप कौन कौन से काम सेज एरिया में कर सकते हो। थर्ड दिया हुआ है ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल टू डेवलपर्स और यूनिट्स अदर देन डेवलपर्स or units which are exempt from obtaining approval under any law or by the central government for foreign collaboration and FDI in the SEZ for its development, operation and maintenance। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बोर्ड आपको एक अप्रूवल और देता है। आपको मतलब किसको? डेवलपर्स को, या फिर यूनिट्स जो एस्टेब्लिश है कहाँ पे, सेज एरिया में। अब कोई भी ऐसा डेवलपर जिसने सेज एरिया एस्टेब्लिश किया, वो अपने सेज एरिया में एफडीआई लाना चाहता है, किसी फॉरेन पार्टी से मिलकर कोलैबोरेशन करना चाहता है, किसी फॉरेन एंटिटी से मिलकर के ज्वाइंट वेंचर कैरी ऑन करना चाहता है कोई डेवलपर, कहाँ पे, सेज एरिया में, तो उस चीज के लिए भी आपको बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है। तो कोई भी ऐसा डेवलपर जो सेज एरिया में फॉरेन कोलैबोरेशन लाना चाहता है, फॉरेन पार्टी से ज्वाइंट वेंचर करना चाहता है, या एफडीआई लाना चाह रहा है, तो उसको पहले बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है। पर ब्रैकेट में एक बात और लिखी हुई है, कोई ऐसा डेवलपर जिसको किसी अदर एक्ट में, सेज एक्ट को छोड़ के किसी अदर एक्ट में, किसी पर्सन को अगर एग्जम्प्ट किया हुआ है कि आपको सेज एरिया में एफटीआई लाने के लिए या फॉरेन कोलैबोरेशन करने के लिए बोर्ड की परमिशन नहीं चाहिए, फिर वो डेवलपर जो है बोर्ड की परमिशन नहीं लेगा। अदरवाइज नॉर्मली सबको लेनी पड़ती है। पॉइंट डी में लिखा हुआ है ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल और रिजेक्टिंग प्रपोजल फॉर प्रोवाइडिंग इंफ्रा फैसिलिटीज इन सेज एरिया और मॉडिफाइंग प्रपोजल। कोई भी ऐसा पर्सन जो सेज एरिया में इंफ्रा फैसिलिटीज देना चाहता है, जिसको हम को डेवलपर भी बोल देते हैं, किसी को डेवलपर को क्या करना है, सेज एरिया में इंफ्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है फॉर कंसिडरेशन, फ्री मनी फॉर कंसिडरेशन, तो उसको भी बोर्ड से अप्रूवल लेनी पड़ती है। उसके बाद अप्रूवल लेनी पड़ती है किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। नेक्स्ट दिया हुआ पॉइंट नंबर ई, ग्रांटिंग अ लाइसेंस टू एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट IDRA, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, if such undertaking is established as a whole or part thereof or proposed to be established in a SEZ। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बन रही है, किसके अकॉर्डिंग? एज पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन किया हुआ है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होती है। तो कोई भी ऐसी एंटिटी जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, किसके अकॉर्डिंग? एज पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। तो उस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को, उस एंटिटी को सेज एरिया में काम करना है, तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। किससे? बोर्ड ऑफ अप्रूवल से। ठीक है, तो वो लाइसेंस कौन देगा आपको? उस लाइसेंस को लेने की परमिशन कौन देगा आपको? बोर्ड ऑफ अप्रूवल देगा। नेक्स्ट फंक्शन क्या दिया हुआ है पॉइंट नंबर एफ में, सस्पेंशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांटेड टू अ डेवलपर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट। ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा डेवलपर
जिसको हमने सेज एरिया एस्टेब्लिश करने के लिए अप्रूवल दे दी थी। किसने? बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पे अप्रूवल मिली थी इसको, डेवलपर को, और डेवलपर ने क्या किया, उन टर्म्स एंड कंडीशन का वोलेशन कर दिया या फिर सेज एक्ट का वोलेशन कर दिया। तो क्या उसकी अप्रूवल जो उसको मिली थी वो सस्पेंड होगी या नहीं होगी? जो लेटर ऑफ अप्रूवल दिया गया था डेवलपर को कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बेस पे, और डेवलपर ने क्या किया, वो टर्म्स एंड कंडीशंस का ब्रीच कर दिया, उनको वॉयलेट कर दिया, या फिर डेवलपर ने सेज एक्ट का वॉयलेशन कर दिया, तो उसका लेटर ऑफ अप्रूवल जो था क्या वो सस्पेंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए। तो सस्पेंशन का ऑर्डर कौन पास करेगा? बोर्ड ऑफ अप्रूवल पास करेगा। साथ में जितने दिन सस्पेंशन चलेगा इसका, डेवलपर का, उतने दिन तक सेज एरिया की टेक केयर कौन करेगा सर? एडमिनिस्ट्रेटर टेक केयर करेगा। मान लो कि मैंने क्या किया, एक आइडेंटिफाइड एरिया को सेज एस्टेब्लिश करवाया, कब? 1 जनवरी 2020 को मैंने किसी एरिया को सेज एस्टेब्लिश करवा दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, 1 मार्च 2020, 1 मार्च 2020 को क्या किया, मेरे को सस्पेंड कर दिया गया। मैं डेवलपर हूं, मुझे सस्पेंड किया किसने? बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने। सस्पेंड क्यों किया? मान लो कि मैंने क्या किया था, काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशन थी जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझ पे इम्पोज की थी। कब? जब मुझे लेटर ऑफ अप्रूवल दिया था उस टाइम पे, और मैंने उन टर्म्स एंड कंडीशंस का वॉयलेशन किया, जिसकी वजह से मेरा जो लेटर ऑफ अप्रूवल है वो क्या हो गया सर? सस्पेंड हो गया। सस्पेंड कब हुआ? 1 मार्च 2020 को। कितने टाइम के लिए सस्पेंड हुआ? हम ऐसा मान लेते कि 1 मंथ के लिए सस्पेंड हुआ। तो 1 महीने के लिए मैं उस सेज एरिया का क्या नहीं माना जाऊंगा? डेवलपर नहीं माना जाऊंगा। और जितनी भी एक्टिविटीज एक डेवलपर परफॉर्म करता है, उस 1 मंथ के लिए वो एक्टिविटीज मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सस्पेंडेड हूं, मैं सस्पेंड हो रखा हूं। इसलिए तो मेरी जगह पे टेम्परेरी बेस पे एक दूसरा डेवलपर अपॉइंट किया जाएगा। कितने टाइम के लिए? जितने टाइम तक मेरा सस्पेंशन चलेगा उतने टाइम के लिए। उस टेम्परेरी डेवलपर को हम क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। और उसको अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ अप्रूवल अपॉइंट करता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है पॉइंट एफ में। पॉइंट जी में लिखा हुआ है डिस्पोजिंग ऑफ अपील्स ऑफ द एक्ट। अगर इस एक्ट में किसी अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया और हम ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम अपील कहां कर सकते हैं? बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास कोई अपील जाती है, उसको डिस्पोज ऑफ करना, उसे खत्म करना, ये भी फंक्शन है इसका सर, बोर्ड ऑफ अप्रूवल का। नेक्स्ट दिया हुआ है सच अदर फंक्शन। कोई और अदर फंक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वो भी परफॉर्म करने पड़ेंगे, इसको? बोर्ड ऑफ अप्रूवल को। तो ये आपको टोटल फंक्शंस दे रखे थे जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल परफॉर्म करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, अच्छे से याद करना है। आगे लिखा हुआ है सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के अंदर, empowers the board of approval to delegate such powers and functions as it may deems fit to one or more development commissioner or commissioners for effective and proper discharge of functions of board। अब देखो, अब हमको यहाँ पे एक अथॉरिटी और दे रखी है, डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में डीसी बोल सकते हैं, डीसी। तो कह रहे हैं कि अगर बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास काम का बर्डन बढ़ गया है, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या कर सकता है? अपने कुछ पावर अपने से लोअर अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है। और बोर्ड ऑफ अप्रूवल के अंडर कौन काम कर रहा है? डीसी काम कर रहा है, जिसको हम डेवलपमेंट कमिश्नर बोल रहे हैं। तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल अपने कुछ पावर डीसी को डेलीगेट कर सकता है, ताकि वो अपना थोड़ा सा काम का बर्डन डीसी को दे दे, काम का बर्डन शिफ्ट कर दे, और थोड़ा सा बोर्ड ऑफ अप्रूवल खुद को बर्डन फ्री फील करे। ये लिखा हुआ है सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के अंदर, ठीक है जी। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा जो भी हमने आज डिस्कस किया, बिल्कुल इजी वे में लेके चल रहे हैं, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।